हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं, आई एम विजय एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर टॉपिक रिलेटेड टू क्लास 10th बायोलॉजी साइंस चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से एक्सक्रीशन ह्यूमन के अंदर कंप्लीट होता है, यूरिन फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, यूरिनरी सिस्टम के अलग अलग पोर्शंस का काम, उनकी स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन और कैसे वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके वर्क करते। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से अगर किडनी फेलियर हो जाता है तो उसका हमारे पास क्या समाधान है। व्हाट रेमेडी वी हैव इफ सम इफ एनी पर्सन हैविंग द infection or severe infection that leads to kidney failure or any injury जो किडनी फेलियर कर देती है, तो ऐसे किडनी फेलियर में हमारे पास मेडिकल साइंस में क्या ऑप्शन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। एंड दिस टॉपिक इज नथिंग बट व्हाट वी आर सेइंग दैट इज हीमोडायलिसिस। इसकी शुरुआत करते हैं। आर्टिफिशियल किडनी, that is also named as हीमोडायलिसिस। हीमो मीन्स होता है ब्लड से लिया गया है यहाँ, क्योंकि हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर मौजूद होता है, तो इसलिए यहाँ वर्ड हीमो लिया गया है। और डायलिसिस बेसिकली उस प्रोसेस का नाम है, और वो मशीन जिससे हम करते हैं दैट इज नेम्ड एज डायलाइजर। और जो फ्लूइड हम यूज करते हैं दैट इज डायलाइजिंग सॉल्यूशन। तो इस तरीके से अब इसकी जरूरत पड़ती क्यों है। देखिए, सबसे पहला है हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है इसके अंदर, व्हाट इज आर्टिफिशियल किडनी। कि हम किसे कह सकते हैं एक आर्टिफिशियल किडनी। व्हाट इज एन आर्टिफिशियल किडनी? So this is the definition which you have to write in response to this answer, and that is an artificial kidney is a device to remove nitrogenous waste product from the blood through dialysis। तो डायलिसिस के थ्रू ब्लड से नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस को निकालना, रिमूव करना, दैट इज नेम्ड एज, वो जो एपरेटस और डिवाइस इसके लिए यूज होती है उसे हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आर्टिफिशियल किडनी। सेकंड क्वेश्चन, नाउ वी हैव व्हाई वी नीड दिस आर्टिफिशियल किडनी। क्यों जरूरत पड़ी हमें इस किडनी की? व्हाई वी नीड आर्टिफिशियल किडनी। हम एक आर्टिफिशियल किडनी को क्यों यूज कर रहे हैं? व्हाई डू वी नीड आर्टिफिशियल किडनी? अब आर्टिफिशियल किडनी यूज करने का एक ही पर्पस है, और वो पर्पस है इफ जो किडनी है वो किसी ना किसी, अब देखिए ये रहा, several factors like infections, injury or restricted blood flow to kidneys reduce the activity of kidney। जब कोई भी इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल, वायरल, एनी, और इंजरी हो गई, और ब्लड पूरी तरीके से किडनीज में पहुंच नहीं रहा है, रेस्ट्रिक्ट हो गया, बाधा हो गई उसमें, किसी वजह से नसें सिकुड़ गई, जिसे हम कहते हैं वेसल्स का कम डायमीटर हो जाना,
ऐसी स्थिति में किडनी की नॉर्मल फंक्शनिंग रिड्यूस हो जाती है। अब जिसकी वजह से क्या होता है, देखिए, दिस किडनी दिस लीड्स टू accumulation of poisonous waste in the body, जिसकी वजह से ये नाइट्रोजनस प्रोडक्ट बॉडी में इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। और आप जानते हैं कि शरीर के लिए नाइट्रोजन बहुत बेहतर चीज नहीं है, विच इवन कैन कॉज डेथ। सो इन दिस केस किडनी जो है वो फेल हो जाती हैं, काम करना बंद कर देती हैं, और उस किडनी फेलियर की वजह से this is the in case of kidney failure an artificial kidney is used. So this is why we are using artificial kidney. That is the answer in response to this. तो अभी तक हमने दो क्वेश्चंस डिस्कस किए। पहला डिस्कस किया हमने व्हाट इज एन आर्टिफिशियल किडनी। अब दूसरा हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आंसर हुआ अभी कि व्हाई डू वी नीड दिस आर्टिफिशियल किडनी। तो देखिए, अभी आपको मैंने बताया था, फिर मैं उसको रिपीट कर रहा हूं कि सेवरल फैक्टर्स, कोई भी इंफेक्शन है, इंजरी है, या रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो है, इन सभी की वजह से किडनी प्रॉपर वर्क नहीं करती, जिसकी वजह से ड्यू टू दिस देयर इज accumulation of nitrogenous waste product, especially we can say in case of human urea। और उसके बाद इसके इकट्ठा होने की वजह से पॉइजन, जहर हमारे शरीर में बढ़ता चला जा रहा है नाइट्रोजनस प्रोडक्ट का, यूरिया का। तो इसलिए किडनी फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और उसको रोकने के लिए, इस कंडीशन में ऐसा करने के लिए, नॉर्मल लाइफ उस व्यक्ति को देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेना पड़ता है, इस डिवाइस का सहारा लेना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी। अब नेक्स्ट आता है जी क्वेश्चन, हाउ आर्टिफिशियल किडनी, हाउ डज आर्टिफिशियल किडनी वर्क, कि किस तरीके से ये काम करती है। देखिए, अब जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे पूरे नेफ्रॉन को हमने तीन पार्ट में बांटा था। पहला पार्ट था आपका ग्लोमेरुलस, जो कि फिल्ट्रेशन करने का काम करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, कि भाई उसने छाना, और छानने के बाद नाइट्रोजनस वेस्ट को यूजफुल सब्सटेंसेस के साथ छनकर आ जाते हैं, और उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। और वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कटोरे जैसी स्ट्रक्चर, बाउल जैसी स्ट्रक्चर स्टोर कर लेता है, जिसे हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। और ये बोमेन्स कैप्सूल से आगे की तरफ जो भी हिस्सा होता है उसे नेफ्रिक टिब्यूल कहते हैं। और नेफ्रिक टिब्यूल ये सारे यूजफुल सब्सटेंसेस को रीएब्सॉर्ब कर लेता है, और फाइनली जो लिक्विड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में इकट्ठा होता है उसे हम यूरिन कहते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब इसको उसी से ही कनेक्ट करते हैं, उसी तरीके का सेम एपरेटस ये आर्टिफिशियली बनाया गया है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट करता है। किस तरीके से करता है, देखिए, आर्टिफिशियल किडनी कंटेन्स अ नंबर ऑफ ट्यूब्स विद सेमी परमिएबल लाइनिंग सस्पेंडिंग इन ए टैंक फिल्ड विद डायलाइजिंग फ्लूइड। अब देखो बच्चों, इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये ट्यूब्स जो हैं वो सेम किसके जैसी हैं, नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स के जैसी। सेम एज नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स, जैसे उनके अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है नेचुरल, ऐसे ही इसके अंदर भी हमने सेमी परमिएबल लाइनिंग लगाई है। और यहां पर डायलाइजिंग फ्लूइड का मतलब है, डायलाइजिंग फ्लूइड मींस ब्लड। ब्लड के जैसा जितना पीएच ब्लड का होता है, पीएच और ऑस्मोटिक प्रेशर, वो ही सेम इसका रखा जाता है, सेम।
अब जिसकी वजह से क्या होता है, सारे नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट प्लस यूजफुल सब्सटेंसेस कम आउट थ्रू दीज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इन ट्यूब से वो इस डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाते हैं। सिंपल, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज नेम्ड एज ऑस्मोसिस। अब देखिए यहां पर यही बात ये कह रहे हैं कि दिस फ्लूइड हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड एक्सेप्ट इट इज डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। इसके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, द पेशेंट्स ब्लड इज पास थ्रू दीज ट्यूब्स। अब आप देख रहे हैं ये पेशेंट लेटा हुआ है। अब इस पेशेंट की किसी भी एक वेन से ये ब्लड निकाल लिया जाता है। ये वेन है, इस वेन से देखिए ब्लड निकाला गया, और ये ब्लड इस ट्यूब्यूल्स के सेट में, इस ट्यूब्यूल्स के नेटवर्क में डाल दिया गया। ठीक है जी। तो अब ये काम किससे होता है, ये वेन से ब्लड निकाला जाता है। उसके बाद आ जाइए जी, नेक्स्ट, during this passage the waste product from the blood pass into dialyzing fluid by diffusion। अभी मैंने आपको कहा था फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब जब ये डिफ्यूजन होगा प्यूरिफाइड ब्लड, अब ये सारा कुछ जितना भी है, अब यहां ध्यान से देखिए, फ्रेश जितना भी फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन है वो तो इधर से पास किया जा रहा है, और जिसके अंदर डिफ्यूजन के बाद नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट प्लस यूजफुल प्रोडक्ट्स छनकर आ गए हैं, तो वो यहां इकट्ठा किया जा रहा है, जिसे हम कह रहे हैं यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन। इस यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन के अंदर आपकी दोनों चीजें होंगी, यूरिया भी होगा और हमारे सभी तरीके के यूजफुल सब्सटेंसेस भी होंगे। तो ये दोनों चीज रखेगा, यूरिया भी और यूजफुल सब्सटेंसेस भी। एंड दीज यूजफुल सब्सटेंसेस आर, इसमें वाटर भी होगा, आयंस भी होंगे, मिनरल्स भी होंगे इसके अंदर, और इसके अंदर आपका अमीनो एसिड्स भी होंगे, और इसके अंदर ग्लूकोज भी होगा। ये सारी चीजें होंगी। चाहकर भी इसे हम नहीं रोक सकते, क्योंकि ये एक नॉर्मल बॉडी फीचर है। जब हम नेचुरल भी हमारे शरीर के अंदर किडनी में ये काम होता है, तो भी यूरिया के साथ यूजफुल सब्सटेंसेस भी बाहर आते हैं। तो यहां भी आ गए। अब यहां पर उसके बाद इस ब्लड को आप देख रहे हैं वापस ये आर्टरी के थ्रू हमने वापस पेशेंट के अंदर इंसर्ट कर दिया। अब देखिए यही चीज ये कह रहे हैं, द प्यूरिफाइड ब्लड इज पंप्ड बैक इनटू द पेशेंट। अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। देखिए नॉर्मल किडनी में जब ये यूजफुल सब्सटेंसेस भी बाहर आते हैं, तो हमने सेकंड स्टेप पढ़ा था, रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन होने की वजह से इन यूजफुल सब्सटेंसेस को वापस शरीर के अंदर ले लिया जाता है, ब्लड के अंदर वापस मिक्स कर दिया जाता है। लेकिन ये फैसिलिटी इस आर्टिफिशियल किडनी में नहीं है। ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है, दैट इज नो रीएब्जॉर्प्शन। आर्टिफिशियल किडनी के साथ ये सबसे बड़ी कमी है, इसके अंदर रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता। तो यहां पर ये यही चीज आपको समझा रहे हैं कि दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ द किडनी, कि बिल्कुल किडनी के जैसे इसके फंक्शनिंग है, बट it is different since there is no reabsorption, and that's a very important MCQ और 1 मार्क क्वेश्चन, जिसे आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये इस तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द लिमिटेशन और शॉर्टकमिंग और डीमेरिट और डिसएडवांटेज ऑफ artificial kidney, and that is there is no reabsorption of useful substances। जितना भी वाटर, आपका आयंस, मिनरल्स, अमीनो एसिड, ग्लूकोज सब निकला, ऑल इज वेस्ट, वो सब बाहर निकल के बेकार हो गया। उसे वापस हम उस पेशेंट के अंदर प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज नॉर्मल इन ए हेल्दी एडल्ट, नॉर्मली जिसकी किडनी बिल्कुल ओके है, इनिशियल फिल्ट्रेट जो दोनों किडनी हमारा पूरे दिन में तैयार करती हैं,
वो 180 लीटर होता है। अब सोचिए 180 लीटर, अगर ये 180 लीटर ही एज इट इज हम यूरिन के तौर पर पास करना चाहेंगे, तो अब आप समझ लीजिए कि मैक्सिमम टाइम हमारा रेस्ट रूम में ही गुजरेगा, टॉयलेट में ही गुजरेगा। तो इसलिए यहां पर भी इसको ऊपर वाले ने यानी कि नेचर ने बड़े अच्छे तरीके से संभाला है। ये नेचुरल चीज क्या है? रीएब्जॉर्प्शन, वॉल्यूम ऑफ एक्चुअली एक्सक्रीटेड ओनली अ लीटर और टू, 1 से 2 लीटर ही हम यूरिन के तौर पर पास करते हैं, बिकॉज रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीएब्सॉर्ब इन द किडनी, एंड दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए रीअब्जॉर्प्शन की बड़ी अहमियत है। हालांकि अब आप कहेंगे कि तो फिर ये हमने आर्टिफिशियल किडनी क्यों बनाई? भाई आर्टिफिशियल किडनी एक सपोर्ट सिस्टम है कि उस व्यक्ति को जिंदा रख सकती है। हालांकि जीवन नरक जैसा ही है, क्योंकि उसे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं। उसे पानी कम पीना पड़ता है, अपनी सेहत के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के लिए, चीजों के लिए जो फूड ले रहे हैं उसका ध्यान करना पड़ता है। अब जैसी जिसकी किडनी फेलियर है, उसी के बेसिस पर उस व्यक्ति को एक दिन में, हर दिन उसका डायलिसिस हो रहा है, हर 2 दिन बाद हो रहा है, एक हफ्ते में हो रहा है, 15 दिन में हो रहा है, एक महीने में हो रहा है। तो वो डिपेंड करता है कि उसका शरीर कितना, उसके शरीर के अंदर किडनी किस हद तक डैमेज है। ठीक है, तो मैं समझता हूं बच्चों आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको इसका क्यूआर कोड शेयर कर रहा हूं, जिसमें आप इसके सभी तरीके के नोट्स बना सकते हैं, जितने भी मैंने अलग अलग पेन से मार्क किए हैं और आपको डिफरेंट क्वेश्चंस बताए हैं, अलोंग विद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस एंड द जनरल क्वेश्चंस, क्योंकि दोनों तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। और बोर्ड का सर्कुलर आपने पढ़ा होगा, बोर्ड साफ कह रहा है कि पेपर इसी बेसिस पर आएगा, और इसीलिए आप भी उसी बेसिस पर तैयार रहे। सो दिस इज द क्यूआर कोड। अब इस क्यूआर कोड को आप अच्छे तरीके से स्कैन कर लीजिए, ताकि आपके फ्यूचर यूज के लिए नोट्स बनाने में आपके ये काम में आए। मैं आशा करता हूं आपने इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लिया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अब एक्सक्रीशन इन ह्यूमन हम पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वी रीच टू, अब अगले टॉपिक पे हम चलते हैं, और अगला टॉपिक है आपका एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की बात करते हैं हम। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज, अब देखिए एक और आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है इन्होंने, एंड दैट इज ऑर्गन डोनेशन। इसकी भी बात करेंगे, पहले एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की बात करते हैं। भाई देखिए जिस तरीके से हमारे अंदर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उसी तरीके से प्रोडक्ट्स जो हैं, एक्सक्रीटरी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो प्लांट्स के अंदर भी बनेंगे। और प्लांट्स के अंदर जब वो बन रहे हैं, तो प्लांट्स भी उन्हें एलिमिनेट करेंगे, अपने शरीर से बाहर निकालेंगे, और उसे ही हम एक्सक्रीशन इन प्लांट्स बोलते हैं। सो नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अब एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की शुरुआत करते हैं बच्चों। देखिए इस टॉपिक में अब हम बिल्कुल लास्ट की तरफ हैं इस चैप्टर के, और इस वीडियो में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो देखिए जी, प्लांट्स यूज कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर एक्सक्रीशन देन दोज ऑफ एनिमल्स। इसमें कोई ऑर्गन नहीं होता, जैसे हमारे अंदर ऑर्गन है किडनी, इनके अंदर कोई ऑर्गन नहीं है, फिर भी ये एक्सक्रीशन करते हैं। किस तरीके से? लेट्स सी, उस पर ध्यान देते हैं। पहला, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट ऑफ ए वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये सब पहला आपका पॉइंट हुआ कि ऑक्सीजन जो है
ये प्लांट रिलीज करते हैं एज द बाई प्रोडक्ट ऑफ photosynthesis. This is the first excretory product of plants, first elimination of plants. Second, जैसे हम सांस लेते हैं तो प्लांट्स भी सांस लेते हैं, तो दूसरा हो गया जी आपका CO2 एज बाई प्रोडक्ट ऑफ respiration. That is the second eliminatory product. Third, जो प्लांट्स करते हैं, that is they get rid of excess water through transpiration. So that is third one, water through transpiration. That is the third elimination. Fourth, if we discuss, and that is for other waste plant use, fact that many of their tissues are made up of dead cells, इसीलिए वो क्या कर देते हैं, to remove dead cells, plants fall their leaves, अपनी लीव्स को गिरा देते हैं, प्लांट से हटा देते हैं। तो ये नेक्स्ट तरीका हुआ, प्लांट्स ने अपने पोर्शन को हटा दिया, उससे डेड सेल्स रिमूव हो गई। वेस्ट प्रोडक्ट सेल्यूलर वॉक्यूल से भी रिमूव होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वॉक्यूल्स, सेल वॉक्यूल से वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होते हैं। उसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट्स में बी स्टोर्ड इन लीव्स फॉल ऑफ, तो ये इसी के साथ जुड़ जाएगा, लीव्स में डेड सेल्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये दोनों चीजें आप लिख सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट बात करें तो अब हमारे पास आ गया अदर वेस्ट प्रोडक्ट, रेजिन गम्स, ये ओल्ड जाइलम में स्टोर होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ओल्ड जाइलम वाला आ गया, ओल्ड जाइलम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CBQ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, MCQ फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। गम्स, रेजिन्स, गोंद के लड्डू आपने सुना होगा अपने घरों में, गोंद ये हम खाने पीने में यूज करते हैं, और डिफरेंट तरीके के रेजिन्स जो नेचुरल गोंद के तौर पर चिपकाने के तौर पर बनाए जाते हैं, तो वो भी इन्हीं से ही, ये भले ही प्लांट के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, भले हमारे लिए यूजफुल हैं, तो हम इन्हें कमर्शियली यूज कर लेते हैं। एंड लास्ट इज बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जो प्लांट सॉइल में रिलीज करते हैं। सो दिस इज द 7 वेस्ट released by plants in soil। इस तरीके से ये 7 स्टेप्स हैं जिनके थ्रू प्लांट्स अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करते हैं, एंड दैट इज नेम्ड एज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। सो अगेन आई एम शेयरिंग द QR कोड, इस QR कोड को ध्यान से आप सेव कर लें, इसको स्कैन करेंगे तो आप आसानी से इन नोट्स को फ्यूचर के लिए स्टोर कर सकते हैं, अपने लिए यूज कर सकते हैं, और इनके फ्यूचर नोट्स बना सकते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत काम में आएंगे, क्योंकि NCERT ही आपकी, मुझे समझ लीजिए बोर्ड की सब कुछ NCERT ही है। NCERT पर आपने अगर फोकस कर लिया तो आपको किसी भी तरीके की परेशानी को सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं समझता हूं आपने QR कोड को स्कैन कर लिया होगा। अब नेक्स्ट करते हैं जी आगे के टॉपिक की बात, और वो है इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। और चलिए ऑर्गन डोनेशन के बारे में भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं, दैट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए कि व्हाट इज ऑर्गन डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन देखिए, किसी भी तरीके के ऑर्गन को आप डोनेट कर सकते हैं, आई डोनेशन होता है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन होता है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, लीवर ट्रांसप्लांटेशन, पेंक्रियाज का ट्रांसप्लांटेशन, बहुत सारे अलग अलग तरीके के ट्रांसप्लांटेशन होते हैं, और उसमें ऑर्गन कोई डोनेट करेगा तभी तो दूसरा ले पाएगा।
तो इसीलिए यहाँ ऑर्गन डोनेशन आपको सिर्फ एक सिलेबस में समझने के लिए बताया है। इसके ऊपर क्वेश्चंस के चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी आ जाता है तो आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि यह आपकी बुक में दिया हुआ है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट ना करें। Organ donation is a serious act of donating an organ to a person who suffers from non-functioning of any organ. डोनेशन ऑफ एन ऑर्गन, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डोनेशन के लिए हमें क्या चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए जी, यहां पर यही चीज ये आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। देखिए कि डोनेशन ऑफ द ऑर्गन मे बी डन बाय द कंसेंट ऑफ द डोनर एंड हिट्स फैमिली, कि भाई जो डोनेट करने वाला है वो अपना डोनेशन अपनी मन से, अपनी स्वेच्छा से कर रहा है, अपनी मर्जी से कर रहा है, और उसकी फैमिली की रजामंदी से कर रहा है, कंसेंट से कर रहा है। दूसरा, एनी वन रिगार्डलेस ऑफ एज और जेंडर कैन बिकम एन डोनर एंड टिश्यू डोनर। ऑर्गन और टिश्यू कोई भी व्यक्ति किसी भी एज में कर सकता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स कैन सेव और ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ द पर्सन। जो कोई भी मरने की कगार पर है, बिल्कुल मर सकता है, अगर ऑर्गन मिल जाए तो वो जिंदा रह जाएगा, तो इससे ज्यादा पुण्य का काम कोई नहीं है। So transplantation requires because recipient's organ has been damaged or has failed by disease or injury। किसी भी इंजरी से या डिजीज से उसका ऑर्गन खराब हो गया, बेकार हो गया, तो अब वो चाहता है कि उसको एक ऑर्गन मिल जाए। इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन द ऑर्गन इज सर्जिकली रिमूव्ड फ्रॉम वन पर्सन, एंड जो डोनर से उसका ऑर्गन निकाल लिया जाता है, और जो रेसिपिएंट है उसके अंदर उस ऑर्गन को लगा दिया जाता है। ये बहुत सारी मूवीज में आपने देखा होगा। कॉमन ट्रांसप्लांट्स जिसका होता है वो है किडनी, हार्ट, लीवर, पेंक्रियाज, लंग्स, इंटेस्टाइन, बोन मैरो, इन सभी का ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है। नेक्स्ट, most organs and tissue donation occur just after the donor has died or when the doctor declares a person brain dead। तभी हम उस पर्सन के ऑर्गन को, ये लॉ है, तभी हम उस डोनर के ऑर्गन को ले सकते हैं अगर उसने पहले से अपने ऑर्गन को देने की, डोनेट करने की सहमति दे रखी है, कंसेंट दे रखा है। But such some organs such as kidney, part of liver, lung and tissue can be donated while donor is alive। ये तब भी दिए जा सकते हैं जब डोनर जिंदा हो, क्योंकि उसके एक हिस्से से ही आपका डोनर के इन ऑर्गन्स के एक हिस्से से ही रेसिपिएंट का काम चल सकता है। तो डोनर भी आराम से अपनी हेल्दी लाइफ जी सकता है और रेसिपिएंट भी अपना जीवन जी सकता है। तो इस तरीके से ये ऑर्गन डोनेशन के बारे में एक छोटी सी जानकारी आपको बुक में दी गई है, जिसके ऊपर मैं समझता हूं ज्यादा नहीं तो एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन मिल सकता है। सो डोंट लेट इट नेग्लेक्टेड, इसको ऐसे ही ना छोड़ें। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन्स। साथ ही साथ मैंने आपको बताया है, आज भी मैंने आपको बताया है, इसको 4 पार्ट में बांट दें नेफ्रॉन को, दैट इज आल्सो नेम्ड एज यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। पहला पार्ट है जी आपका, कि इसमें आपने लिखा ग्लोमेरुलस, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करता है, ये इसका फंक्शन हो गया। फाइन कैपिलरीज से बना हुआ होता है, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। और उसके बाद कटोरे जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम बोमेंस कैप्सूल कहते हैं, जिसके अंदर ये ग्लोमेरुलस रखा हुआ होता है। ग्लोमेरुलस से छन्ने के बाद जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आता है, उसको रिसीव करने का काम है आपका बोमेंस कैप्सूल का, और जिसके अंदर यूरिया जो हार्मफुल सब्सटेंस है, उसके साथ साथ यूजफुल सब्सटेंस, ग्लूकोज, मिनरल, आयंस, ये सभी मौजूद होते हैं। उसके बाद तीसरा पार्ट होता है आपका नेफ्रिक टिब्यूल्स। नेफ्रिक टिब्यूल्स का काम है जितना भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उनको वापस रीअब्सॉर्ब करना, और ये सारे के सारे सेमी परमिएबल लाइनिंग से ढके हुए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गई, ये फंक्शनिंग हो गई। लास्ट है कलेक्टिंग टिब्यूल, लास्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, जिसका काम है सारे के सारे वेस्ट को, जो फाइनल लिक्विड बचा जिसे हम यूरिन कहते हैं, उसको स्टोर करना और उसको कैरी करना यूरेटर्स तक, और यूरेटर्स फिर उसे यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाते हैं। तो इस तरीके से आप 4 पार्ट में स्ट्रक्चर और फंक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं।
नेक्स्ट, व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय द प्लांट्स टू गेट रीड ऑफ, ये पूरा का पूरा अभी हमने डिस्कस किया 7 पॉइंट्स के साथ। तो सेम यही क्वेश्चन आपको डिस्कस करना है, और ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन रेगुलेटेड। अगर आपको ध्यान हो तो मैं फिर दोबारा से आपको इसको इसमें दिखा देता हूं कि हाउ इज द अमाउंट ऑफ रेगुलेटेड हमने मार्क किया था। देखिए यहां पर ये रहा, अमाउंट ऑफ water reabsorbed depends upon how much excess water there is in the body and how much of the dissolved waste there is to be excreted, कि कितना वेस्ट हमें एक्सक्रीट करना है, कितना पानी हमारे शरीर में है, उसके बेसिस पर यूरिन का अमाउंट डिपेंड करता है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो बच्चों, ये सारा हमारा चैप्टर से रिलेटेड पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे जितने भी हैं। तो अब इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए मेंटोर जी के साथ, इसी तरीके से अपनी क्लास को एंजॉय करते रहिए और बायोलॉजी को आसान बनाते रहिए, और बायोलॉजी का डीजे वीजे के साथ बजाते रहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।